हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है, जहां आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ मेंशन किया है, इसको हम लोग जानते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से। क्लियर? ये सारे सब्जेक्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा नाम फ्लक्चुएट किया है यहाँ पे। तो जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखो, लीडरशिप में बेसिकली वर्क ग्रुप होगा, लीडर होगा, सिचुएशन होगी, क्योंकि हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडर उसको डील करता है। बट क्या प्रोडक्ट और सर्विस की वहाँ बात करते हैं? नहीं, लीडरशिप में हम लोगों की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, कैसे उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ मोटिवेट करें, इसकी बात करते हैं, बट कभी प्रोडक्ट और सर्विस की बात नहीं करते। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अच्छा, आज के क्लास की भी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एज वेल एज व्हाट्सएप कम्युनिटी से डाउनलोड कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल रिफर्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, करेक्शन फॉर डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। नो डाउट अगर हम लोग कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, और जो भी डेविएशंस होते हैं, मतलब जो भी डिफरेंसेस होते हैं उन दोनों में, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, उसके लिए कुछ ना कुछ करेक्शन मेजर अडॉप्ट करते हैं। तो ये तीनों ही करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, Which one of the following is not related to the trait theory of leadership? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि what is trait theory of leadership? Trait theory of leadership मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये बताता है कि एक लीडर जो है ना, उसमें जो क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो इनबिल्ट होती हैं पहले से ही। जब वो बॉर्न होता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज होती हैं जिसके बेसिस पे वो लीडर बन सकता है। ठीक है, और वो क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं? इंटेलिजेंस फैक्टर्स हो सकता है, फिजिकल फैक्टर्स हो सकता है, पर्सनालिटी फैक्टर्स हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो यहाँ देखो लिखा है फिजिकल फैक्टर्स सच एज हाइट, इंटेलिजेंस एंड एक्सट्रोवर्जन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एम्बिशन। यस, ये सारी ऐसी क्वालिटीज़ है ना जो इनबिल्ट उसमें होती है एक पर्सन में, क्योंकि लीडर बनने के लिए आपको यही सारी क्वालिटीज़ चाहिए। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉइज, नो, यहाँ हम लोग ट्रेनिंग मतलब जो चीज़ें आप बाद में ऐड ऑन करते हो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें बाय बर्थ आपको मिली है, इनबिल्ट है, उनकी बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, कि ये जो डी पॉइंट दिया हुआ है ये कभी भी ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है और आपको मैच करना है। देखो, अगर हम प्लानिंग की बात करें तो नो डाउट ये फोरकास्टिंग से रिलेटेड है। स्टाफिंग की बात करें तो वो स्टाफिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड है। डायरेक्टिंग, ये हो गया हमारा मोटिवेटिंग, एंड कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होगा? इवैल्यूएटिंग। ये जो ग्रुपिंग दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्योंकि बेसिकली ग्रुपिंग हम कहाँ करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में। क्लियर? तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो होगा 2 1 4 3, एंड एज पर गिवन ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन दिया है सी में। नेक्स्ट, decentralization of an organization is commended on account of which of the following advantages? Reduced burden on top executive, yes, क्योंकि decentralization में basically क्या होता है कि जो top executives होते हैं वो अपने कुछ burdens ट्रांसफर करते हैं अपने subordinates को। Executive development, yes. इम्प्रूवमेंट ऑफ मोराल, सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ मोराल को इम्प्रूव करने की बात नहीं होती, सिर्फ इसकी बात होती है कि जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके वर्कलोड को हम कैसे कम करें। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पॉइंट तो करेक्ट है, बट थर्ड ये एडवांटेज नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन का। करेक्ट आंसर होगा बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देर आर नो एडवाइजर्स, द एग्जीक्यूटिव्स अलोन हैविंग द अथॉरिटी एंड कॉम्पिटेंस। These are
specialist advisors having no authority. The entire organization is divided into functions with a specific role for a specialist. The organization is divided into functions with a specialist having authority. Yes, अगर हम लोग functional organization की बात करें तो functional organization एक ऐसा organization है जो कि functions के basis पे, मतलब department के basis पे divide नहीं होता, बल्कि वो functions के basis पे divide होता है, and हर एक function से related जो भी specialist है उनको हम वो वर्क अलॉट करते हैं, वो फंक्शन अलॉट करते हैं और उनको अथॉरिटी भी देते हैं कि जहाँ पे आपको जो भी डिसीजन लेना है, आपकी पावर है, आप वो डिसीजन ले सकते हो. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इनटू यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नो डाउट ये किसकी डेफिनेशन है? डिपार्टमेंटलाइजेशन की. नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? हम सबको पता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को हम लोग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं. याद रखना, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. एंड बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ बताया जाता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे जो कि पर्टिकुलर मैनेजर या लीडर को रिपोर्ट करेंगे. क्लियर? An organization consists of various departments. Each person's authority is clearly defined. Every subordinate has one superior. A manager can supervise only a limited number of subordinates. Yes, यही बताते हैं कि एक पर्टिकुलर मैनेजर के अंडर कितने लोग वर्क करेंगे, कितने लोग उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे. नेक्स्ट, if a general manager asks the sales manager to recruit some salesmen on his behalf, तो ये बेसिकली क्या है? आप अपनी अथॉरिटी ना डेलीगेट कर रहे हो, जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है. तो करेक्ट आंसर होगा सी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. Next, which one of the following principles states that recurring decisions should be handled in a routine manner by lower level managers, whereas problems involving unusual matters only should be referred to higher levels? क्या चीज़ कह रहा है? कह रहा है कि जो रूटीन वर्क है, जो डे टू डे वर्क है, वो तो लोअर लेवल मैनेजर हैंडल कर ले, बट जिसमें आपको डिसीजन लेना है जो कि टॉप लेवल से रिलेटेड हो सकते हैं, अनयूजुअल मैटर्स हैं, ठीक है ना, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, वो मैटर हमेशा किनके पास जाना चाहिए? हायर लेवल के पास. तो ये बेसिकली कहाँ बताया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन और प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट. करेक्ट आंसर होगा सी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन. बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन की डेफिनेशन ही है. नेक्स्ट, MBO, that is management by objectives, is a technique which requires the objectives of the enterprise. देखो MBO पे ना बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम बता दें कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को हम मैनेजमेंट बाय प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और ये सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? याद रखना, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पीटर ड्रकर ने. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. इन विच ईयर? 1954. उन्होंने अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स को कन्वे करते हैं, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करेंगे इन सीक्वेंस, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं भाई, एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव्स अलग है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स अलग है, और बहुत सारे गोल्स होते हैं. तो किस सीक्वेंस में उसको अचीव करना है, उसके बाद हम वो सीक्वेंस डिसाइड करते हैं. क्लियर? ऑप्शन देखते हैं. बी रिटन एंड डिफाइंड इन ब्रॉड टर्म्स, lay down the time period for achieving the results, induce a plan of action for achieving the desired results, be defined in terms of measurable results. करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, जॉब स्पेसिफिकेशन. बेसिकली क्या होता है जॉब स्पेसिफिकेशन? मतलब द मैनर इन विच द जॉब इज टू बी परफॉर्म्ड, कि किस तरीके से आपको अपना काम करना है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? सिंपली ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है ग्रुप एफर्ट्स का, सो दैट आप अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको. और ये दिया है ऑप्शन बी में, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल. देख लेते हैं. आइडेंटिफाइंग द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पॉइंट्स, एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स और करेक्टिंग डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स. देखो, सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करते हो, फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हो, फिर उसमें जो भी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उनको इंट्रोड्यूस करोगे, एंड लास्टली जो भी डेविएशन है, डिफरेंसेस हैं, उनको करेक्ट करोगे. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, 2314.
नेक्स्ट हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है, पहली मैनेजमेंट थिंकर्स की है और दूसरी उनके कंट्रीब्यूशन की है। आपको बताना है कि किस मैनेजमेंट थिंकर का कौन सा कंट्रीब्यूशन और वर्क है। देखो, अगर एल्टन मेयो की बात करें तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग द कंपनीज एंड एम्प्लॉइज गोल। F.W. टेलर की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सबको पता है। हेनरी फ्योल, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एंड लास्ट वन इज मैरी पार्कर फॉलेट, इनका कंट्रीब्यूशन था सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, an organization structure is effective if it enables individuals to contribute to the objectives of the enterprise, and ये basically कौन सा principle है? Principle of unity of objectives. Next, which one of the following orders indicates the correct logical order of managing function? देखो, सबसे पहले होता है planning, फिर होता है organizing, then staffing, then directing, then coordination and then control, और ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, The main difference between delegation and decentralization is that, देख लेते हैं, delegation refers to transfer of authority from one individual to another, while decentralization refers to systematic delegation of authority to all units in an organization. अगर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डेलीगेशन में यही होता है कि आप अथॉरिटी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफर करते हो, बट डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन में एक सिस्टमैटिक तरीके से अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की सारी यूनिट्स में। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट, अगेन देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात कर रहा है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या इंट्रोड्यूस करता है? सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड, रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस वेरिएंसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फुल रिपोर्ट्स, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल्स इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम लोग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें बेसिकली जो भी सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस है, चेंजेस हैं, सिर्फ उनकी बात की जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग आर एसेंशियली फंक्शंस ऑफ top management. Effective managerial performance is dependent on all but the managers. देखो क्या कह रहा है कि effective managerial performance वैसे तो सारी क्वालिटीज पे ही डिपेंड करता है, बट ज़्यादातर वो किस पे डिपेंड करता है? मैनेजर्स डिग्री ऑफ मोटिवेशन, वर्क एनवायरनमेंट, साइज ऑफ स्टाफ, कंपिटेंस। साइज ऑफ स्टाफ पे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस वो आपको कंट्रोल करके इफेक्टिव वे में कन्वर्ट करना होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the management function that carefully monitors the achievement of goal is controlling. नेक्स्ट, अगेन हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है, पहली मैनेजमेंट थिंकर्स की और दूसरी ये चीज़ मेंशन की गई है उनके कंट्रीब्यूशन की। तो अगर हम न्यूमैन एंड समर की बात करें, ये लर्न कर लेना, इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग का। हेनरी फ्योल की बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। लुथर गुलिक का था POSD CORB, हमने ऑलरेडी इसका फुल फॉर्म पहले भी बताया हुआ है और ये बताया है कि ये गुलिक का ही कंट्रीब्यूशन है। एंड कून्स का कंट्रीब्यूशन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो एज पर गिवन ऑप्शन इसका 4 है, इसका 3 है। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1 2 4 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म प्लीज तुम लोग कहीं नोट कर लेना। इसका फुल फॉर्म है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। हमने पहले भी ये बताया हुआ है और ये 1937 में ये कॉन्सेप्ट जो गुलिक है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये लर्न कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लेम्ड टू बी एन एडवांटेज। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ही था। इट इंश्योर्स अ ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर, it leads to a higher degree of efficiency, it helps in the assignment of specific responsibilities, it facilitates a small scale production. No, क्योंकि अगर बहुत सारे फंक्शंस हैं तभी तो आप उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन इसका एडवांटेज नहीं हो सकता। बाकी 3 इसके एडवांटेज हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 लिस्ट दी, आपको मैच करना है। अगर फोरकास्टिंग की बात करें तो प्लानिंग, कम्युनिकेशन की बात करें तो लीडिंग, सिलेक्शन ऑफ मैनेजर्स स्टाफिंग एंड एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग। करेक्ट सीक्वेंस होगा 2 3 4 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स
is its inability to control progress of work and achievement of results, its overemphasis on production and productivity, the additional commitment to the organization, the absence of short term and long term planning. देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले ही बताया कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, और फिर ना मैनेजमेंट अपने सारे मेंबर्स को कन्वे कर देता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमें इस सीक्वेंस में इसको अचीव करना है. क्लियर? तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना एमबीओ का कि हम लोग इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ सीक्वेंस बताते हैं. क्लियर? और जो सीक्वेंस हम लोग डिसाइड करते हैं अचीव करने का वो कभी भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे नहीं होता. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन आर क्लोजली इंटररिलेटेड. यस. और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है, पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है. डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर बोथ डिजायरेबल. नो. डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. नो. अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें या डेलीगेशन की बात करें तो दोनों ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है. नेक्स्ट, डेलीगेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. यस, क्योंकि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जनरली हम लोग कब यूज करते हैं, फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं होती है. तो पहला और आखिरी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये किससे डील करती है, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेलीगेटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन द अथॉरिटी डेलीगेटेड. यस, जिसने अथॉरिटी दी है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेटी की नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेलीगेटर की. Delegation frees the delegator of the responsibility. No. Delegation is merely the division of work. No. Delegation does not bestow an obligation on the part of delegatee. देखो, जब डेलीगेटर अपना वर्क डेलीगेट करता है तो नो डाउट सामने वाले की ये ड्यूटी बनती है कि उस काम को परफॉर्म करे, बट अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आंसरेबिलिटी होती है, वो किसकी होती है, वो हमेशा डेलीगेटर की होती है. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ थ्योरी जेड is the reliance on. Basically theory Z में किसकी बात किया गया है, the belief that productivity is linked to trust, openness, subtle and intimacy and the work environment. इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि प्रोडक्टिविटी आपकी तभी अच्छी होगी जब आप अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट करोगे, अच्छा एनवायरनमेंट दोगे. ठीक. नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये किससे लिंक्ड है, मैनेजरियल प्लानिंग, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट कंट्रोल और नन ऑफ द अबव. देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तो ये बेसिकली क्या बताता है कि जब हम लेबर को डिवाइड करते हैं, है ना, तो डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं टू एन इंडिविजुअल दैट रिपोर्ट्स टू लीडर और मैनेजर. एक इंडिविजुअल जो रिपोर्ट कर रहा है किसी भी मैनेजर को, किसी भी लीडर को, उससे रिलेटेड क्या डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं. तो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की तो यहाँ बात ही नहीं होती. यहाँ किसकी बात होती है, डिवीजन ऑफ लेबर की बात होगी या डिसीजन मेकिंग की बात होगी. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, अगेन हमारे पास देखो दो लिस्ट दी है, आपको मैच करना है. एफडब्ल्यू टेलर की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एल्टन मेयो थ्योरी एक्स एंड पीटर ड्रकर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. ये पहले भी अभी हमने डिस्कस किया है. डी. तो हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा 2, 3, 4, 1 और ये हमारे पास दिया है ऑप्शन ए में. A written statement of the main duties and responsibilities which a particular job entails is called job description. Next, selection process in any organization is usually preceded by the preparation of. सबसे पहले तो हम ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्रीज चेक करते हैं और फिर सिलेक्शन करते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन अ फीडबैक लूप. फीडबैक लूप में देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल अगेंस्ट स्टैंडर्ड. देखो, अगर हमें फीडबैक लूप देखना है तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और फिर डेविएशन चेक करते हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में बी लार्जर. किस केस में लार्जर हो सकता है, जहां आपका वर्क रिपीट हो रहा हो या क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. नेक्स्ट,
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, अभी हमने बताया था, अ मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो सीक्वेंस हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। सबसे पहले क्या होगा कि आपको इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स करनी होती हैं, देन आप सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई करते हो, एंड लास्टली डेलीगेशन टू द हेड ऑफ ईच ग्रुप द अथॉरिटी नेसेसरी टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़। हर एक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो भी आपको अथॉरिटी देनी पड़े आप देते हो। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3142 बी। नेक्स्ट, when management pays attention to more important areas and when the day-to-day routine problems are looked after by lower level management, तो इस process को हम कहते हैं management by exception. According to principle of span of control, again सबको पता है कि span of control मतलब a limit to the number of subordinates a supervisor can effectively supervise, क्योंकि span of control में ultimately यही बात होती है कि एक particular manager के अंडर कितने लोग होंगे जो उनको directly report करेंगे. Next, each subordinate should have only one superior whose command he has to obey, और ये principle है unity of command का. Next, which one of the following is the oldest form of organization? Line organization. और बहुत जल्दी ना form of organization पे भी हम एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पे एक डिटेल लेक्चर हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे. Next, which of the following form of organization requires division of work into several functions under the supervision of a specialist? स्पेशलिस्ट की बात किया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, which one of the following may not necessarily be an advantage of coordination? इफेक्टिव सुपरविजन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, क्रिएटिव फोर्स, समराइजेशन ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन है, बट कोऑर्डिनेशन में हम कभी भी किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं क्रिएट करते हैं. वहाँ पे तो हमारा काम क्या होता है कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराना सो दैट वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी. ये ओवरऑल हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज रिलेटेड थे बिजनेस मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से. और हम बता दें कि हमने ऑलरेडी पहले भी अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज से. तो बिजनेस मैनेजमेंट एमसीक्यूज की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, और उस प्लेलिस्ट की कॉपी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी मिलेगी, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी. प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक किया करो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको सारी डिटेल प्रॉपरली हमने प्रोवाइड की हुई होती है. ठीक है? अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना. एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हम अपलोड करें सबकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कॉमर्स बेस्ड. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.